Welcome to our another tutorial of electrostatics. ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था एंड इसमें आप सभी को पता है दैट वी हैव डिस्कस द चार्जेस की प्रॉपर्टी। कूलम्ब्स लॉ हमने देखा था। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम में होता है तो तब किस किस तरह के क्वेश्चंस उसमें बनते हैं। हमने पोजीशंस भी देखी थी कि अगर थर्ड चार्ज को हम कहीं पे रखेंगे तो क्या उसका नेचर रहेगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, और किस तरह से हम इसमें डायरेक्शंस वगैरह एज्यूम करते हैं। ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी। फिर मैंने पिछले टर्म पे आपको पेंडुलम पर भी बेस्ड क्वेश्चंस का एक तरीका बताया था कि अगर ऐसा होगा तो पैनिक नहीं होना है, उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। दिस इज़ ऑल वी हैव डिस्कस इन द क्लासेस। और इसमें किस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। राइट, सो हियर वी गो। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, लेट्स से कि ये यहाँ पर एक आपको रिजिड सपोर्ट दिख रहा है ऐसे, ठीक है, और उससे हमने एक एल लेंथ की एक ऐसे पेंडुलम लटकाई है और यहाँ पर उसको चार्ज दे दिया हमने Q और जिसका मास है, ठीक है। उसी तरह से अगर इस पर ये दूसरा एक पेंडुलम है और इन दोनों के बीच की मैं डिस्टेंस अज्यूम करता हूँ, लेट्स से कि ये है D, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो D है, ठीक है। और ये लेंथ है आपकी L और ये भी लेंथ है L, और इस पर भी लेट से इस पर मास तो m ही है, चार्ज को मैं कर देता हूँ -q, तो ये -q चार्ज है और ये m चार्ज है। ऐसे हो गया। अब इस पर बहुत तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप जस्ट ये सोच के देखो कि मैं इसमें कुछ पैरामीटर्स आपको दे दिया, मैंने लेंथ दे दी, d दे दी, q दे दिया, हुआ क्या इसमें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, क्या ये दोनों को अट्रैक्ट कर रहा होगा? तो आपसे जो भी पूछा जाएगा हमें पहले क्वेश्चंस बनाना सीखना। जैसे मैंने आपसे पेंडुलम के क्वेश्चंस में किया था कि आप उसके सारे फोर्सेस बनाइए, फोर्सेस को रिजॉल्व कीजिए और कैसे हम टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, mg, इन सबको लगाते हैं और फिर उसके बाद जो भी पैरामीटर्स दे दिए उसके आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक अप्रोच इसकी बता रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें अब डी इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दिए और जहाँ पेंडुलम की लेंथ है ये आपके पास एल की बना है। तो आप क्या करेंगे कि सर एक्चुअली इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, तो सर मैं क्या करूँगा, और सर चार्ज भी बराबर है, मास भी बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर ही बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। और ये वर्टिकल से लेट्स से कि ये थीटा एंगल पर ऐसे शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये भी आपका वर्टिकल से ऐसे थीटा एंगल पर शिफ्ट हो गया कि सर मैं एक्चुअली ऐसा कर लूँगा इनके बीच में। और सर mg तो सर इस पर लग रहा होगा सर, क्योंकि मास m है, और सर इस पर भी वर्टिकल डायरेक्शन में सर mg लग रहा होगा। और कुछ लग रहा होगा क्या? हाँ सर बिल्कुल लगेगा सर, इन पे स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं तो सर टेंशन से लग रहे होंगे, ठीक है। और कुछ? हाँ सर, कि सर इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन रहेगा ये कुछ रहेगा और ये एक्चुअली में ये माइनस चार्ज है सर और ये प्लस चार्ज है, तो सर ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये एक्चुअली सर इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। मतलब मैं जस्ट एक डायग्राम बनाऊँ आपको, ये थीटा है कि सर ये mg इस डायरेक्शन में, ये t सर इस डायरेक्शन में, और सर ये f ही इस डायरेक्शन। सर ये सब हो रहा है एक चार्ज के ऊपर, इस डायरेक्शन में जा रहा था क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं सर। स्ट्रिंग की वजह से सर उसमें टेंशन लग रहा है और मास की वजह से mg लग रहा है। यहाँ तक की कहानी आपकी समझ में आई? ठीक। तो अब आप इसमें क्या करोगे कि सर ये थीटा है तो सर ये भी थीटा होगा, तो सर ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा सर मेरा t cos थीटा। तो यहाँ से तो मैंने सर इजीली एक क्वेश्चन बना ली, t cos थीटा विल बी इक्वल टू mg सर, अंडरस्टैंड?
ओके, एफ इज इक्वल टू आप क्या रखने वाला है कि सर इसमें मैं क्या करूँगा, ये टी कॉस थीटा है, ये टी साइन थीटा है, तो सर मैं क्या कर दूँगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू सर मेरा हो जाएगा एफ ई, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। बट ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको एफ ई की वैल्यू भी इसमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि एफ ई तो जस्ट हमने माना है। एफ ई क्या होगा, ये दिमाग लगाइए, एफ ई क्या हो सकता है कि सर दोनों के चार्जेस बराबर हैं, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर करूँगा। इससे कैसे सॉल्व करोगे आप, ये क्या है बेटा एल, ये भी एल है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा एल साइन थीटा, और उसी तरह से ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी एल साइन थीटा। तो ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस दोनों के दोनों मिला के 12 साइन थीटा, लेकिन कंप्लीट कितनी है डी। इसका मतलब कैन आई से बस एफ ई विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो एक्चुअल उनके बीच में डिस्टेंस है, दिस इज डी माइनस 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब तो इजी है, सॉल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू उठा के आप इसमें डाल दीजिएगा, डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और जो भी पैरामीटर्स दिए होंगे हमें उसके हिसाब से इसको सॉल्व किया जाएगा। क्या यहाँ तक की बात आप सबके क्लियर है? ठीक है। एक आपने जब वेक्टर 11th क्लास में पढ़ा होगा तो एक चीज़ और आपने वहाँ पे देखी होगी, लामीज थ्योरम। ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रिकॉल आ रहा होगा किसी किसी को, कि सर वहाँ पर 3 फोर्सेस होते थे। सर दूसरा पेज लेता हूँ, चलिए। मैं लामीज का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सी बार आपके क्वेश्चंस बहुत इजी पढ़ सकते हैं, स्पेशली पेंडुलम या इस तरह के क्वेश्चंस रहे, और एग्जाम में भी आपके लिए एज ए टूल काम करेगी। रीज़न इज़ दैट लामीज थ्योरम आपको पता हो कि 3 फोर्सेस रहते थे, अल्फ़ा एंगल, बीटा एंगल, गामा एंगल होता था, फिर आप सामने वाले एंगल के इक्वल से करते थे। याद आ रहा है, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। मैं समझा दूँगा चलिए आपको, बट एक जस्ट मैं रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा हो। तो 3 फोर्सेस के सर इसमें पेंडुलम के केस में भी ऐसा हो जाता है कि सर एक तो एफ ही हो गया, समझ रहे हैं, कि एक तो एफ ही हो गया सर, दूसरा सर हमारा एम जी हो गया, तीसरा टेंशन हो गया सर। तो 3 फोर्सेज और इक्विलिब्रियम में है सर, नेट फोर्स जीरो। लामीज की भी देखिए है कि 3 फोर्सेज हो और नेट उनका जीरो हो, तो यू कैन अप्लाई द लामीज थ्योरम। मैं थोड़ा सा आपको वापस पीछे लेके चलता हूँ और वो लिखा देता हूँ आपके लिए, आप यहाँ से देख पा रहा होगा, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या कहती है कि जब 3 का नेट फोर्स आप निकालो, 3 फोर्सेस का, मीन्स F1 प्लस F2 प्लस F3 जब आप करते हैं, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। पहली कंडीशन तो ये है। और वो फोर्सेस कैसे हों, वो फोर्सेस हों ऐसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज F1, ये हो गया आपका F2, ये हो गया आपका F3। ऐसे अगर 3 फोर्सेस गिवन है, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज गामा, दिस एंगल इज बीटा, कुछ भी एंगल दिया हो, मैंने एक जस्ट आर्बिट्री अल्फा बीटा गामा माना, तो ऐसे एंगल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऐसे आएगा, और वो अगर रिजल्ट मैग्नीट्यूड वाइज इस F1 के इक्वल हो गया और डायरेक्शन वाइज एग्जैक्टली अपोजिट हो गया, तो नेट इसको 0 कर ही देगा। ठीक है, तो पहली बात तो लगाते ही तब है जब ऐसा कुछ हो रहा हो। इसके लिए पहले ही ऑलरेडी दे दिया कि F1 प्लस F2 प्लस F3, मतलब तीनों का वेक्टर सम करो तो वो क्या हो जाए, 0 की इक्वल हो जाए, देन यू अप्लाई द लामीज थ्योरम। और यहाँ पे लामीज थ्योरम क्या कहती है कि F1 ये वाला फोर्स इज इक्वल टू, फिर ये एंगल सामने वाला होना चाहिए, इज इक्वल टू साइन अल्फा F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ऐसे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब पिछला क्वेश्चन में भी आप कहीं भी इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं, आपका टाइम सेव हो सकता है। क्यों? क्योंकि पेंडुलम के केसेस में वही 3 क्वेश्चंस होते हैं, और जाहिर सी बात है वो इक्विलिब्रियम वाले केसेस होते हैं, और जहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशंस हो, यू कैन अप्लाई द लामीज थ्योरम आल्सो।
ठीक। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन है एक्चुअली एरोडो का, नाम सुनते ही डरना नहीं है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपको। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड बता चुके हैं। ठीक है, तो देखो जैसे एक बॉल है, दीवार है, यहाँ कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से L डिस्टेंस दूर आपने एक चार्ज लिया बेटा Q। ठीक है, इस पॉइंट से L डिस्टेंस दूर एक आपने चार्ज लिया Q। इसी जगह पर हमने एक पेंडुलम को हिंज कर दिया और उससे L डिस्टेंस, मतलब जो स्ट्रिंग लिया आपने उसकी भी लंबाई ले लिया आपने L, और उससे आपने जो चार्ज लगाया वो लगा दिया Q। अगर वो माइनस Q लगाते तो देखो वो चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। बट अगर उतनी ही लेंथ, जो पेंडुलम की लेंथ आपने ली L और उस पर चार्ज रख दिया प्लस Q, तो वो क्या कर रहा होगा, अगर वहीं पे वो फिक्स किया है, वो चार्ज क्या करेगा, वो ऐसे उसको रिपेल करेगा, ऐसे ध्यान दो इधर, ऐसे उसको भगा रहा होगा दूर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि सर वो ऐसे पहुंच जाएगा कहीं, और इसकी भी लेंथ आपने L ली है, एंड दिस इज द चार्ज Q। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये फाइंड आउट द T इन द स्ट्रिंग। टेंशन निकालनी है आपको इसके अंदर, कैसे सॉल्व करेंगे। लगाइए दिमाग कि सर देखिए कि सर ये तो लगेगा F ही, मान लिया आपकी बात, और सर ये लगेगा सर mg नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि इसका भी मास मैंने क्या माना m, ये लगेगा mg नीचे की तरफ, और ये एक्चुअली ऐसे घूम रहा होगा, ये ऐसे यहाँ से घूमता हो गया है, नीचे ये लगा है, और ये लगी है आपकी टेंशन T। समझ गए? मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ अब। तो ये हो क्या रहा है, देखो ये L है, ये भी आपकी L है, ये है आपका F ही, ये है आपका mg, ये है आपका T। समझ रहे हैं? एंड लेट्स से जो है घूमा ये थीटा एंगल से यहाँ पर घूमा। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि सर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहाँ पर सर एक फोर्स लग रहा है सर mg, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है सर F ही, और सर एक लग रहा है सर टेंशन T। ये डेफिनेटली इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी सर यहाँ पर, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा सर, और सर ये एंगल मिल जाए मुझे, ये एंगल मिल जाए, और ये एंगल मिल जाए, तो सर हमारा काम यहाँ आसान हो सकता है, और मैं लामीस थ्योरम यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब कैसे करेंगे आप इसे? क्या आप जानते हैं कि अगर ये एंगल आपका x हुआ, ये एंगल आपका x हुआ, तो फिर बेटा ये एंगल क्या होगा, x y z कुछ मान लीजिए, मैंने x मान लिया, कि सर दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू x, दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू x। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, दिमाग पर जोर डालो और सोचो। मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उनके दिमाग में एटलीस्ट याद आना चाहिए। यस, मेरी बात अब ध्यान मत दो अभी, जस्ट आप ये सोचो, और आप ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो यार, ठीक है, फिर अपनी चीज़ों को आप इससे मैच करना, ऐसे आप साथ साथ चलोगे ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अभी तो मैंने आपसे फिलहाल ये पूछा था कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे
तो ये x और ये x मैंने क्यों लिया, ऐसा इसलिए लिया क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये भी l है ये भी l है, तो ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसको मैं अगर पीछे एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो ये x है तो फिर ये भी क्या हो जाएगा कि सर ये भी x हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी सबकी समझ में आई? ठीक बात। अब अगर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है, ट्रायंगल के सारे एंगल्स का एंगल का समीशन क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से x को आप x या थीटा को अगर कंपेयर करूँ, मैं पूरा क्या कहूँगा, थीटा प्लस 2x इज इक्वल टू थीटा प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 180 माइनस 2x। ऐसे आप कह सकते हैं दिस विल बी 180 माइनस 2x, थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब ये वाला एंगल बता सकते हो क्या कि ये एंगल कितना होगा? सर ये पूरा का पूरा एंगल हुआ, वो हुआ मेरा 180, ये यहाँ से यहाँ सर ये x है, तो सर इसको मैं कह दूँगा 180 माइनस x, 180 माइनस x, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब ये वाला एंगल और देखिए आप कि ये एक्चुअल में आप इसे क्यों, एक एंगल तो मेरा अगर टी मुझे निकालना है तो टी के साथ वाला ये एंगल होगा 180 माइनस एक्स, और ये एंगल और पूरा क्या हो सकता है, क्योंकि तीन फोर्सेस के बीच में चाहिएगा ना आपको इस एंगल की। और बताइए इस एंगल के लिए आप क्या कह सकते हैं, दिमाग पर जोर डालिए कि सर ये x है और ये 180 माइनस एक्स है पूरा, इसको आप क्या कहेंगे, इसको पूरे को कह सकता हूँ मैं 180 माइनस एक्स। सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसे करोगे तो ये वाला जो एंगल आप निकालोगे ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ये वाला भी आप क्या निकालोगे 180 माइनस एक्स, ये पूरा 180 माइनस एक्स निकलेगा। ये कैसे निकलेगा? और देखो और मैं एक चीज़ बताऊँ, ये वर्टिकल लाइन, ये ऐसे, ये थीटा, तो ये एंगल क्या बना थीटा, थीटा की वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ दे दी, तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ डालिए, तो जब इस कंप्लीट को फिर आप निकालोगे यू विल बी गेटिंग 180 माइनस एक्स। और कोई दिक्कत आया मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। फिर मैं अगर इसमें लामिस थ्योरम लगाऊंगा तो लामिस थ्योरम क्या कहती है कि ये वाला फोर्स mg डिवाइडेड बाई किसर सामने वाला एंगल साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये t, तो इस t के सामने वाला एंगल, अब ये पूरा एंगल भी, ये भी क्या निकल के आएगा 180 माइनस एक्स इंटू साइन, क्यों क्योंकि क्या होगा वो साइन बीटा, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि इधर जगह नहीं थी, साइन 180 माइनस एक्स साइन, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या है t इज इक्वल टू एम जी, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो जिन लोगों ने अगर इसे सॉल्व कर लिया है तो उनके लिए लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है। और अगर नहीं हुआ है क्वेश्चन तो कुछ नहीं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाइए और कौन सा एंगल किधर क्या होगा, और फिर लामिस थ्योरम आपको अप्लाई करनी। स्टिल यू गॉट एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। अब करते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। मैंने अभी तक आपको जो कुलम्ब्स लॉ समझाया था वो एक्चुअल में मैंने आपसे डिस्कस किया था एक तरह से स्केलर फॉर्मेट में, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्ब्स लॉ। कुलम्ब्स लॉ,
आपकी बुक्स में जो भी आप बुक्स वगैरह SLR वगैरह जो भी आप कुछ कर रहे थे, आपको शायद ये बहुत पहले उसमें दे दिया होगा और आप उसको घबरा रहे होंगे उसको देख के कि सर ने तो अभी हमें यार ये बताया ही नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ कि उस कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर तरीके से हम कैसे देख रहे होंगे, किस तरह से आपको उसमें से क्या प्रेडिक्ट करना है। तो इसमें डायरेक्शन उसका इन्वॉल्व करना है। हालांकि मैंने आपको प्लस माइनस के साथ डायरेक्शन देना पहले बता दिया था, और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था K/Q1Q2/R², उसमें आपसे कहा था कि इस Q1 Q2 में आपको चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव के साथ रखना है। क्यों? क्योंकि हम उस पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज़ डायरेक्शन देने में कर रहे थे। अब वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे हम? वेक्टर फॉर्म समझने से पहले आप ये बताओ मुझे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, और वो है 3i कैप प्लस 4j कैप में, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स बताइए आप। टेल मी ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, टेल मी ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर ए आपको ऐसे दे दिया और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा 5 न्यूटन का फोर्स बताओ जो इसी के डायरेक्शन में हो, आप क्या कहेंगे कि सर उसका मैग्नीट्यूड आप कह रहे हो 5 रहे, और अगर वो डायरेक्शन आप कह रहे हो कि सर ए के डायरेक्शन में रहे, तो सर वो ए कैप यूनिट वेक्टर बना दिया। डायरेक्शन ले लिया ए का और मैग्नीट्यूड आपने 5 ही कर दिया। अब आप ए कैसे करेंगे कि सर मैं करूँगा 5 इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए। समझ रहे हैं? वैसा ही अब हम इसमें वेक्टर फॉर्म में समझते हैं कैसे। अगर मान लिया जाए आपको इस तरह से एक ओरिजिन मैंने मान लिया, और यहाँ पर चार्ज है Q1 और इधर चार्ज है Q2, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है या इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है R वेक्टर, ठीक है। तो आप क्या कह रहे होते हैं कि F, अगर मैं इसको कह दूँ, इसको कह दूँ कि सर F21 का जो मैग्नीट्यूड रहेगा दिस विल बी K/Q1Q2 अपॉन R वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमने पुराने तरीके से देखा था, इसके फॉर्मेट में देखा था कि सर K/Q1Q2 इनके बीच की जो डिस्टेंस रहती थी हम इसका स्क्वायर कर देते थे, ये होता था वेक्टर फॉर्म। लेकिन मैं कहूँ आपसे कि F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप दोनों बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि सर उसका मैग्नीट्यूड K/Q1Q2 अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर तो है ही सर, और इसका डायरेक्शन सर इसी के अलोंग है, तो मैं R कैप के अलोंग है, उसका मैंने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया। R कैप का मतलब क्या हुआ? R के डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में तो लग रहा है, जिधर एरो होगा उस हिसाब से आपको देखना है इस लोकेशन पर। इधर क्या कहते हैं फिर आप इसे, अगर कैप को हटाएंगे तो कि सर K/Q1Q2 अपॉन R वेक्टर का होल क्यू, क्यों? क्योंकि इसी के उससे डिवाइड कर देगा इस वेक्टर को, यहाँ बन जाएगा R वेक्टर। क्यों? क्योंकि R कैप क्या होता है बेटा? R कैप होता है R वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड R। ये जो R कैप है ना, तो जैसे आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा RQ और ये बन जाएगा R वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हमने बहुत ईजीएस्ट तरीके से देखा है और वो हमें सब पता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उस पर बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं और मैंने आपको पूरा उसका एक तरह से फील दे दिया था। तो वेक्टर फॉर्म में हमने क्या किया कि सर उसके मैग्नीट्यूड और उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर से उसे मल्टीप्लाई करा देंगे, एंड आई नो दैट R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड R होता है, ठीक। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जो ये वाला फॉर्मूला आप लगा रहे हो ना, K/Q1Q2 इंटू R वेक्टर डिवाइडेड बाई R मॉड का Q, ये जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो ये है हमारा एक तरह से
कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसमें आपको Q1 और Q2 विद साइन रखने हैं। जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे तब मैंने आपसे इसकी मना की थी, लेकिन अब अगर हम वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे ना तो आपको साइन के साथ रखना होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, Q1 Q2 दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो R का डायरेक्शन है वही उसका डायरेक्शन हो रहा है फोर्स का। अगर मैं इस पे देखूँ तो कैसे कि सर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको रिपेल कर रहा होगा सर, तो इस डायरेक्शन में होगा। अब ये इसमें आप दोनों पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव रह जाएगा और आर वेक्टर सीधा का सीधा वैसे ही आ गया। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव होते तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता, नेगेटिव नेगेटिव प्लस होके भी और वो वही की वही बात हो जाती। और ऐसा होना भी चाहिए था कि सर ये भी नेगेटिव है तो ये रिपेल कर रहा होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, तो क्या होगा कि सर ये अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो सर तब इसका डायरेक्शन ऐसे आ जाता। तो अभी भी तो अगर इसमें आप प्लस माइनस के साथ रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस आर वेक्टर किधर हो जाएगा, अगर ये आर ऐसे है तो माइनस आर वेक्टर ऐसे हो जाएगा। तो जब ये अगर इस फॉर्मूले में आप Q1 Q2 को साइन के साथ रखोगे ना, तो साइन के साथ ही ऑटोमेटिक आपका डायरेक्शन भी आ जाएगा। इस बात को ध्यान से कहीं सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जब मैग्नीट्यूड की बात चल रही थी, पहले जब मैं क्वेश्चंस करा रहा था, मैंने आपसे मना किया था कि चाहे प्लस है माइनस है आप जस्ट प्लस यूज़ कीजिए। बट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर विद साइन आपको यूज़ करना है, तो डायरेक्शन की टेंशन नहीं है, डायरेक्शन उसी के हिसाब से आएगा। क्लियर? तो ये मैंने सिंपल आपको इस तरीके से बताया था। बहुत सी बार और बुक्स में कैसे आपको कंफ्यूज कर देते हैं वो मैं आपको और बताता हूँ। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, वो करेंगे आपको कि हमें जो ये पोजीशंस दी थी, ये जो चार्जेस दिए थे Q1 और ये दिया था जो Q2, इन दोनों के बीच में जो आर वेक्टर लगाया था ना, ऐसे ना देखे वो क्या करते हैं, बहुत सी बार ये पोजीशंस दे देते हैं कि ये R1 है, ओरिजिन से इसकी पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर दे दे Q1 का R1 वेक्टर, और इधर Q2 का दे दिया ये R2 वेक्टर। समझ रहे हैं? R1 की पोजीशन ऐसे दे दी, R2 की पोजीशन ऐसे दे दी आपको। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, हम जानते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बेटा मैंने क्या बताया था आपको, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देखो कि सर जैसे अगर ये कोई एंगल ए है, इसमें अगर आप बी आप ऐड करते हैं तो ऐसे होता है, एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड होता है। सर ये बी वेक्टर होता है, तो फिर इनका जो रिजल्टेंट होता है सर ये आर, एक्चुअली इसका डायरेक्शन ऐसे आता है, ये चेन ब्रेक होती है, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे। तो अब वो एरो ऐसे ना होके वो एरो ऐसे ही रहा, इसके हेड से इसका टेल, बट यहाँ पे फिर ये रिजल्टेंट का हेड और इसका हेड दोनों कनेक्टेड होगा। उस कंडीशन में आप बोलते थे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे ही आप करते थे। तो ठीक वैसे ही अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि सर ये R1 जा रहा है और ये R है, इसका हेड से इसका टेल है, तो ये एक तरह से ये इस ट्रायंगल का ये रिजल्टेंट हुआ। तो कैन आई से दिस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर। ये दोनों ऐड कर दिए क्योंकि यहाँ पे इसके हेड से इसका टेल कनेक्टेड है और जो इसको तीसरे इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो कैन आई से R वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, बिल्कुल कह सकते हैं। फिर यहाँ से मैं इसको कह सकता हूँ कि सर F21 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का Q। अब ये फाइनल यही तो डिस्टेंस हो इसका Q वेक्टर फॉर्मेट में इनटू R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये मैंने आपको
वेक्टर फॉर्मेट्स में बता दिया जब उन चार्जेस की आपको पोजीशंस दी हुई हो। कर लीजिए आप, मैं इसकी आवाज़ को साइलेंट कर देता हूँ। ओके, आगे बढ़ें। अब मैं इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन कराता हूँ और फील आएगा उनसे। अभी आप R1 R2 पता नहीं, हो सकता है कुछ कंफ्यूज लग रहे हो। वैसे मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया था कि कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड निकालो यार और उसका डायरेक्शन होगा वो आर कैप रख दो, आर कैप के अलॉन्ग कर दो। और वी नो दैट आर कैप इज सिंपली वेक्टर हो जो भी, उसी के सर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। सीधा करना तो ये है, फाइनल बात ये है, ठीक है। तो वो फार्मूला भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसमें नीचे क्यूब आ जाएगा और वो आर वेक्टर ऐसे हो जाता है। कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, इसमें मैंने बता दिया था कि चार्ज दोनों प्लस रहे, दोनों माइनस रहे, एक पॉजिटिव रहे, एक नेगेटिव रहे, कोई डरने वाली बात नहीं है उसमें। आप जस्ट विद साइन इसमें रखिए, क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन में क्या है मैं आपको बताता हूँ, लिख लीजिए। फाइंड आउट द फोर्स ऑन 5 कूलम, फाइंड आउट द फोर्स on 5 coulomb charge at 6,8। फाइंड आउट द फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज। अब उसकी पोजीशन दे दी आपको एट 6,8 ड्यू टू -2 कूलम चार्ज एट 3,4, ड्यू टू -2 कूलम चार्ज एट 3,4। क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे कि सर इनकी मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो सर मैं उसी तरह से इसको बना लेता हूँ। ये होगा 3,4 सर कहीं यहाँ हो गया, और ये सर हो गया -2 कूलम, और इसकी पोजीशंस हो गए सर 3,4। 6,8 6,8 ये कहीं इधर चला जाएगा कि सर ये 5 कूलम, और इसकी पोजीशन होगी 6,8। आपको बताना है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर नेक्स्ट बताना। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, तो आपको बताना है F21 वेक्टर क्या होगा। सिंपल तरीके से देखें, मैंने क्या बताया था, आप क्या करो Q1 विद साइन रखना है आपको, Q1 Q2, तो आप क्या कर देंगे -2 इंटू 5, क्यों, क्योंकि ये -2 कूलम था, ये प्लस था तो प्लस Q1 Q2 विद साइन में रख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई उस डिस्टेंस का क्यूब करेंगे और इंटू वो वेक्टर होगा। तो एक्चुअली ये पोजीशन कैसे निकालेंगे आप, ये सिंपल है। ये आपने देखा होगा कि x1, y1 और एक दूसरा पॉइंट दे दिया आपको x2, y2, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती थी, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, है ना, ठीक। तो कैसे करेंगे इसे कि सर अब मैं इस वेक्टर को, अगर इसका पोजीशन, इन दोनों के बीच की जो पोजीशन वेक्टर निकालूंगा सर, वो हो जाएगा सर, ये 6i कैप है, ये है 3i कैप, तो सर ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। एक तरह से ये वेक्टर r हो गया उन दोनों के बीच का। वेक्टर r क्या हो गया, 6i कैप माइनस 3i कैप, और इधर ये 8j कैप माइनस 4j कैप, तो फाइनल क्या बच गया ये। और फिर इसी डिस्टेंस का तो आप क्यूब करते थे, तो ये डिस्टेंस क्या है, √3² प्लस 4² कितना हो जाएगा 5, तो ये आप कह दोगे 5 का क्यूब, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सोल्व क्या बच जाएगा ये 2k डिवाइडेड बाई 25 माइनस 3i माइनस 4j कैप, ठीक है। जिनने सॉल्व कर लिया है वो उससे चेक करके देखिएगा, क्रॉस चेक करना है आपको अपना। चलिए और थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट करते हैं।
मान लीजिए मैं लेता हूँ एक स्क्वायर पिरामिड, ठीक है, हम ले रहे हैं एक स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है क्या, स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड याद आ रहा होगा, पिरामिड की शेप मैं अगर बनाऊँ आपको तो कैसे बनाते हैं, स्क्वायर पिरामिड बना रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्वायर पिरामिड, ठीक। इस स्क्वायर पिरामिड की ये जो साइड है ये है √2a, ठीक है, और इसके सेंटर से ये वाली जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज a, ठीक है। कैसे सॉल्व करें, तो एक तो मैं यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, वो क्या है, देखो पहली बात तो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली बोर्ड में तो आने वाले नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड का तो सिंपल है यार, वो आपको एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स वगैरह दे दिए, उससे रिलेटेड कैसे हो 2 या 3 चार्जेस के क्वेश्चन कैसे करें, ट्राइंगल पर कैसे करें, स्क्वायर पर कैसे करें, रेक्टेंगल पर कैसे करें, दैट्स इट। वहाँ तक की चीज़ तो हम बहुत पहले कवर ही कर चुके हैं, समझ रहे हैं बात को। तो दीज ऑल थिंग्स वी आर लर्निंग फॉर आवर नीट एग्जाम्स और जेई एग्जाम्स। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो वो वाले पेपर्स कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपके पास ट्रिक्स भी और चीज़ें सब पता होनी चाहिए, अदरवाइज अगर आप वही लॉन्ग मेथड उन सारी चीज़ों से करोगे तो उसमें तो टाइम लग जाएगा, और जब इतना ही टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ने में भलाई है। हमें 1 मिनट के अंदर अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ हटके आपको उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ यहाँ पर। वो टिप क्या है कि जब आपको ना 3D के हिसाब से चीज़ें दी हुई हों तब आपको क्या करना चाहिए, वेक्टर फॉर्मेट में कूलम्ब्स लॉ लगाना है। 3D ऑब्जेक्ट्स और इन सब के लिए हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में ज़्यादा सही होगा, उससे जल्दी फास्ट आंसर आएगा, बहुत ज़्यादा विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो 3D में ना आपको विजुलाइजेशन करना पड़ेगा और उस पॉइंट से एग्जैक्टली वो वाली डिस्टेंस निकालनी है, फिर लगाना है, डायरेक्शन वाइज आप गड़बड़ कर सकें कहीं भी, तो देर आर चांसेज और आपकी कैलकुलेशंस बहुत बढ़ जाएंगी। तो उसका एक ही तरीका है, जब आप कोई ऐसा 3D ऑब्जेक्ट देखें तो आप सीधा सीधा बगैर कुछ सोचे कूलम्ब्स लॉ लगा दीजिए वेक्टर फॉर्मेट में, और अगर 2D के और उसके हिसाब से आपको दिया है तो फिर आपके पास चॉइस है, ठीक है। तो अब हम इसे कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म के तरीके से करते हैं कि सर वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स वगैरह लेने होते थे तो यहाँ भी हम रखने की कोशिश करेंगे। अब ओरिजिन आप कहाँ मानोगे, ओरिजिन ऐसी जगह होनी चाहिए आपकी जहाँ से इजीली आप सबकी डिस्टेंसेस वगैरह ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो मैंने इसके सेंटर पर ही मान लिया ओरिजिन, ठीक है। ये जो इसके ना कितने कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए ना, 5 कॉर्नर्स हो गए। तो जो 4 है ना वो नीचे वाले हैं, और मैंने इसके सेंटर पर ही मान लिया है ओरिजिन, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, ये 4 तो ये हो गए। 5 क्या होगा, उसके सेंटर से तो वो ऊपर वाला जो पॉइंट होगा ना वो होगा, समझ रहे हैं। राइट, हमने इसे इस तरह से ले लिया। तो अब इसके आप कोऑर्डिनेट्स वगैरह ट्रांसफ़र कीजिए। आप क्या करेंगे कि सर ये सब साइड्स √2a गिवन है हमें, ये भी कितना है √2a, ओके। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे कि सर ये 1,0, ये आपके 0,0 है ही सेंटर पर,
ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 0, -a बाई एक्सेस है ना, ये हो गया -a, 0 और ये हो गया आपका x 0 हो गया और ये हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ये आपके चारों पॉइंट्स हैं। पांचवा जो पॉइंट है इसके ऊपर ही नेट फोर्स निकालना। वो माय क्वेश्चन इज दैट कि आपका जो स्क्वायर पिरामिड दिया है जिसकी साइड √2 है और ये यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर से ऊपर की हाइट है वो ये है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स बताना है। तो इसके ऊपर कितने की वजह से रहेगा, कितने चार्जेस की वजह से रहेगा फोर्स, वो रहेगा इन चारों की वजह से। एक कॉर्नर पर ये है, ये इन चारों की वजह से जो नेट फोर्स रहने वाला है वो इस पर रहेगा। तो पहले उस पर जिस जगह निकालना उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रखेंगे कि सर वो सेंटर से और ये हाइट ऊपर है तो एक्चुअली उसका 0, 0, ये हो गया। मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बताया था कि अगर 3D का कोई ऑब्जेक्ट हो तो सीधा सीधा आप उसको लिए क्या करें, उसमें लगाइए आप वेक्टर फॉर्म में आपको लगाना है कूलम्ब्स लॉ, राइट। ठीक सर, अब हम करते हैं इसको आगे। तो एक एक करके आप करिए। आप क्या करेंगे, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, ये आप क्या कहेंगे बताओ। इन सब पे चार्जेस पता है, वो क्वेश्चन में आपको गिवन है, इन सब पर क्यू चार्जेस हैं और इस ये वाला जो 5 है वो भी क्यू है। तो मैं सारे चार्जेस इसमें गिवन है, ये डिस्टेंस वगैरह दी हुई थी और मुझे इस जगह पर नेट फोर्स निकालना था। तो आपका क्या करेंगे इसमें k बेस साइन आपको रखना था, सारे के सारे चार्जेस क्यू हैं तो क्या वो क्यू स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया। अब उन दोनों के बीच में जो पोजीशन वेक्टर निकलेगा 5 और 1 के बीच में, वो कैसे निकलेगा कि सर 5 पर है, ये a z एक्सिस में दिख रहा है और 1 मेरा इसमें है, तो मैं इसे सीधा सीधा क्या कह सकता हूँ, a k कैप माइनस a i कैप, इन दोनों के बीच में निकालना है ना यार। तो ये 0 -a 0 -0 और a -0 ये हो जाएगा। तो ये k कैप वाला ये बच जाएगा और ये इसका ये है तो ये -a i कैप हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है ना। जैसे सिंपली दो, अगर जो पॉइंट x1, y1, z1 और दूसरा हो x2, y2 और z2, तो ये सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ इसमें z2 - z1 i कैप, y2 - y1 j कैप और x2 - x1 i कैप, वैसे ही हम कर रहे हैं। तो दिस इज द वेक्टर और इसी की डिस्टेंस का होल क्यूब कर देते हैं हम, समझ रहे हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड √a² + a², तो √2 हो गया ना, तो √2a का क्यूब। ठीक, वैसे ही आप F52 क्या करते हुए कि सर वो भी क्यू², थोड़ा जल्दी करो और एक काम करो, वीडियो पॉज कर दो, खुद करने की कोशिश करो। आपको क्या करना है, F51, F52, F53, F54 ये सब निकालना है, फिर उनके ना आप कंपेयर करके देखना कि आपने सही निकाला है गलत निकाला है। तो F52 कैसे करेंगे, F52 के लिए मैं सिंपली, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 किधर है, 5 इधर है और 2 किधर गया मेरा, 2 इधर है, तो ये आ जाएगा आपका a k कैप माइनस a j कैप। ठीक, मैं इसको पूरे को लिख देता हूँ, आप इसे देख लेना। और डिस्टेंस भी इसकी √2 रहेगी, तो ये √2a का होल क्यूब। उसी तरह से F53 मेरा हो जाएगा k² डिवाइडेड बाई √2a का होल क्यूब, तो ये रहेगा ही और ये हो जाएगा a k कैप प्लस a i कैप। F54 k² √2a का होल क्यूब इंटू a k कैप प्लस a j कैप, ये हो गया आपका। तो F नेट क्या करेंगे, F नेट is simply F51 वेक्टर प्लस
F5 2 वेक्टर प्लस F5 3 वेक्टर प्लस F5 4 वेक्टर। इन सबको आप ऐड कर दीजिए। तो देखो ए कैप ए कैप ए कैप ए कैप एक के कैप है ना, ये तो 4 बन गए, और ये माइनस ए आई प्लस ए आई माइनस ए जे प्लस ए जे, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सॉल्व होके बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये सॉल्व होके आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2a² इंटू 4 के कैप। अपना आंसर क्रॉस चेक कर लीजिएगा इससे। अब आप चाहो तो इसे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, सॉल्व कर लो, वही गलत चीज़ है, बट यहाँ तक आप कर सकते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन जिससे आप बहुत डरते हैं, क्यूब वाला। ठीक है, तो उसको वैसे जनरलाइज मेथड से करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और बहुत लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन मैंने आपसे पहले कह दिया जब भी 3D का क्वेश्चन हो आप सीधा सीधा क्या करो, वेक्टर उसमें लगाइए। ठीक है, तो क्यूब बना दिया आपने, ठीक, ये आपने क्यूब बना लिया, ओरिजिन को यहीं फिक्स कर देंगे। अभी क्यूब है जो जिसकी साइड है 1 मीटर, 1 मीटर का है, तो आप इसमें क्या करें, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये से इसके 8 कॉर्नर्स हैं। क्वेश्चन मान लीजिए आपसे कहता है कि एक क्यूब है जिसकी साइड आपकी 1 मीटर है, और आप क्या करें, आप इसके फाइंड आउट दी नेट फोर्स ऑन 6, फाइंड आउट दी नेट फोर्स ऑन 6। अब इस 6 पर किसकी वजह से होगा, सब बाकी सबकी वजह से। तो एक तरह से आप इसमें F6 1 निकालोगे, F6 2 निकालोगे, F6 3 निकालोगे, F6 4 निकालोगे, F6 5 निकालोगे, F6 7 निकालोगे और F6 8 निकालोगे। तो टोटल कितने फोर्सेज आएंगे, ये 8 हैं तो टोटल आएंगे 7। उन सबको हम वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है, इसमें कोऑर्डिनेट्स की। तो कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, फिर आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। देखो इसके कोऑर्डिनेट आप लिखोगे तो ये 1, 0, 0। 3 के कोऑर्डिनेट कितने, 1, 1, 0। 4 के कोऑर्डिनेट कितने सर, 0, 1, 0। 5 के कोऑर्डिनेट कितने भाई, 5 के कोऑर्डिनेट ये 1 2 3 4 क्लियर है ना। हम एक्स में खाली गए हैं, वाई और जेड 0 हैं। इधर मैं एक्स में भी गया था 1 और वाई में भी गया था 1, इसलिए 1, 1, और ये जेड में गए ही नहीं, और इधर सिर्फ हम वाई में गए थे तो ये आ गया। अब 5 क्या करेंगे आप कि सर एक्स कुछ नहीं गया है 0, और वाई में बन गए हो, जेड में बन गए हो। 6th 1, 1, 1। 7th कि सर ये एक्स में 1, वाई में कुछ नहीं सर, और जेड में 1, और ये 8, एक्स 0 है सर, वाई भी 0 है सर, और ये 1। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अब अगर आपके ये कोऑर्डिनेट्स आपने बना लिए हैं तो फिर ये सिंपल है, 1 तो ऑलरेडी 0, 0, 0 आपका है ही, राइट। अब मैं एक चीज़ आपको जैसे बता देता हूँ कुछ, बाकी के आप चाहोगे तो आप खुद भी सॉल्व कर लोगे, या मैं इस वीडियो में जितना कुछ आपको बता सकता हूँ इस क्लास के लिए नोट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके ना खुद अपने बनाइए, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कर रहा होता कि सर मैं क्या निकालूँ, देखो इसमें मैं अगर सारा मैं आपको बताऊँ, आप क्या करेंगे, F6 1 निकालोगे, फिर आप निकालोगे बेटा F6 2, फिर आप निकालोगे F6 3, आप निकालोगे F6 4, आप निकालोगे F6 5, आप निकालोगे F6
6 हो नहीं सकता, F6 7 और आप निकालोगे F6 8। ये सब सॉल्व करना है आपको। इससे और सिंपल वे में आप इसे नहीं कर सकते हैं, 3D में वेक्टर तरीके से ये आपको करना है। या बहुत सी बार ऐसा भी हो सकता है कि नेट नहीं निकाल के सिर्फ एक चार्ज पर दूसरे वर्टिसेस की वजह से पूछे, तो वो भी इजी पड़ेगा आपको अगर उसमें वेक्टर निकालेंगे। मैंने नेट ही पूछ लिया सारे बाकी सब की वजह से। तो F6 के लिए क्या करोगे आप, चार्जेस तो बराबर हैं, सब पर क्यू 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 हैं, सारे सब पर नेट चार्ज, वो सब पर क्यू क्यू चार्ज दिया जाए तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई उस डिस्टेंस का उसी का क्यूब करेंगे। तो लेकिन पहले उससे पहले वो पोजीशन तो बने, तो 6 बन की क्या पोजीशन बनेगी, 6 मेरा ये रहा और 1 हमारा ये रहा, तो ये बनेगी I प्लस जे प्लस के, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप और वो तो सब जीरो ही है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकला √3, इसलिए आप करोगे √3 का क्यूब। F6 क्या करोगे आप, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई उस अभी जरूर नहीं √3 आ, जैसे पहले √2 आ रही थी, मुझे पता नहीं, मैंने पहले इसकी पोजीशन निकाल लूँ। 6 और 2 ये रहा, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है सिंपली मेरा, देखो ये तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जे प्लस के, तो इसलिए ये खाली √2 आएगी, √2 का क्यूब। ऐसे 63 के क्यू स्क्वायर के कैप अपॉन 1 क्यूब, 64 के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 की पावर क्यू आई कैप प्लस के कैप, 65 के क्यू स्क्वायर आई कैप अपॉन 1 क्यू, के 67 के क्यू स्क्वायर आई प्लस जे डिवाइडेड बाई √2 की पावर क्यू, और 68 के क्यू स्क्वायर 1 क्यू, because this is j cap। ठीक, अब टोटल तो यार ऐड करना सिंपल है, जो कॉमन आ सकता है के स्क्वायर वो कॉमन ले लीजिए, आई जे के वो कट सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, बट सिंपली वो सबको आप ऐड करोगे इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। अब इस पर बेस्ड आप कूलम्स लॉ, वेक्टर और स्केलर दोनों तरीके से आप जान गए। अब आप काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। मे बी टुनाइट और अदरवाइज टुमारो आई विल अपलोड यू असाइनमेंट फॉर दिस। तो मैं और इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा दूंगा ग्रुप के अंदर। आप इसको प्रॉपरली देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा एंड प्लीज़ सबमिट द असाइनमेंट। ठीक है, थैंक यू।